अग्निपथ का विरोध कर रहा विपक्ष अब ये कहने लगा है कि अग्निपथ स्कीम तो आरएसएस का एजेंडा है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और आरजेडी से लेकर जेडीएस तक सारी पार्टियां अब यही कह रही है कि अग्निपथ तो बहाना है, सेना में आरएसएस की एंट्री कराना है। हम हल्ला बोल में आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि अब अग्निपथ के विरोध में विपक्ष के नेता बयानों की मर्यादा भी पार करने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अग्निपथ स्कीम पर अग्निवीरों की भर्ती तो 24 जून से शुरू हो जाएगी, लेकिन विरोध और सड़क जाम के बीच बयानवीरों की फौज ने आज अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। एक एक बयान दूसरे के बयान पर भारी। बयानवीरों की रेस में आगे बढ़ने के लिए झारखंड के कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय इतना नीचे चले गए कि पार्टी की तरफ से जयराम रमेश को सफाई देनी पड़ी। सुनिए, जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन में प्रधानमंत्री के खिलाफ सुबोध कांत सहाय ने क्या कह दिया। अब बीजेपी कह रही है ये सत्याग्रह हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत याद रख लो मोदी। इस देश में कौन हिटलर रहा है और किसने इमरजेंसी लगाई है, ये पूरे देश ने देखा है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारी बातें सहयोग है या ये सोचा समझा साजिशन प्रयोग है। आज सलमान खुर्शीद ने कहा भारत की सेना के चरित्र पर सवाल उठते हैं। आज कांग्रेस के नेताओं ने कहा अग्निवीर नक्सली बन जाएंगे। कांग्रेस के एक नेता ने नागपुर में कहा था कि प्रधानमंत्री को भी मारने की कामना करनी चाहिए और आगजनी होनी चाहिए। ये दिखाता है कि इस पूरे के पूरे हिंसा के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है, जिन्होंने किया खतरा। लिस्ट लंबी होती चली जा रही है मोदी सरकार के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बोलने वाले कांग्रेस के उन नेताओं की जो मर्यादा की लकीर को पार कर रहे हैं। कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी अग्निवीरों की जगह सुपारी किलर बनाने की बात कह रहे हैं। पहले भी अग्निपथ विरोध था, इस बार भी अग्निपथ विरोध होगा, मैं ये दावे करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लगता है कि अग्निवीर नक्सली बन सकते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह इसे शूट टू किल की ट्रेनिंग बता रहे हैं और सलमान खुर्शीद इसे सेना के चरित्र से जोड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है ये सेना का अपमान है। युवाओं पर पुलिस गोली चला रही है, युवा मर रहा है, युवाओं को खून बह रहा है। तो मैंने कहा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, खून से लथपथ, खून से लथपथ, खून से लथपथ। तो क्या मैंने गलत बात कह दी भाई? एक व्यक्ति का विरोध करते करते, एक पार्टी का विरोध करते करते आज सेना का विरोध, सेना का अपमान, प्रधानमंत्री के पद का अपमान, देश का विरोध, देश में आगजनी। क्या ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जिन्होंने कहा था कि सत्ता पाना है, सरकार को टॉपल करवाना है, उनकी मंशा से, उनकी रजामंदी से और उन्हीं की स्क्रिप्ट पर ये सारे नेता नहीं बोल रहे? शूरवीर योद्धा हमारे भरे। वो लड़के करेंगे क्या? 10% रख लेंगे, 25% रख लेंगे, फिर आखिर 65% लोग कहाँ जाएंगे? उसकी स्थिति क्या? वो गांव-गांव में, शहर में, गलियों में फैले रहेंगे। उसको बंदूक चलाना आता है, उसको और बहुत सारी आर्म्स की ट्रेनिंग होगी, और यदि वो गलत हाथों में चला गया इतनी बड़ी संख्या में, तो फिर समाज की स्थिति क्या होगी? इसके बारे में कोई कल्पना है? जब तक वो रोएगा, हमारा ये दायित्व बनता है कि उसकी रोने की बात, उसके दुख का विषय जो है वो हम देश के सामने रखें। और इसमें सिर्फ नौजवानों की समस्या नहीं है, नौजवानों की तो बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है हमारी फोर्सेस का, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट का विषय है। कि जिद मत करिए, अग्निपथ की योजना सफल नहीं होगी। आप जिन लोगों को ट्रेनिंग देकर, जो ट्रेनिंग आर्मी में दी जाती है, शूट टू किल, वो योजना आप इन नौजवानों को दे रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि उन्हें जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में
सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। एक सैनिक बता दें जो अवैध गतिविधियों में संलिग्न हो, आप ऐसा बोलकर सेना के रिटायर्ड सैनिकों का अपमान कर और युवाओं को भड़काने का काम कर। अब तमाम राजनीतिक पार्टियां मोदी सरकार के अग्निपथ स्कीम में आरएसएस का एजेंडा देख रही हैं। कांग्रेस पार्टी से लेकर आरजेडी अग्निपथ स्कीम को आरएसएस की स्कीम बता रही है। एचडी कुमारस्वामी ने तो इसे नाजी मॉडल करार दे दिया है। वहीं रागिनी नायक का कहना है कि भारत को पाकिस्तान बनाने की तैयारी। देखो, अग्निपथ ये तो 46,000 युवकों को वो क्या तैयार करके आरएसएस में लाना चाहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। कभी आपने सुना है क्या किसी देश में ऐसा हुआ है कि 4 साल ट्रेनिंग देना और छोड़ देना? जो शिक्षित हैं क्या उनके लिए मनरेगा के लिए मनरेगा जैसा रोजगार है क्या, या तो आरएसएस का कोई इसमें हिडन एजेंडा है? ಈ 7.5 ಲಕ್ಷ ನಾವು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ, ಆ ನಾಜಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಹಿಟ್ಲರ್ದು ಆಗ್ಲೇ ತಾನೇ ಇದು ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದು ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಅಗ್ನಿವೀರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು. तो ये तो अटकलें लगाई ही जाएंगी कि ये भी कहीं ना कहीं ठेके पर संघ के लोगों का इन्फिल्ट्रेशन सेना में करने के लिए है, और सेना के राजनीतिकरण का विरोध कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष, देश और मुझे लगता है दुनिया भी करती है। आप क्या पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हमारे देश को, जहां पर सेना के अंदर सीधी सीधी राजनीतिक दखल हो? सीने की शान। अग्निपथ स्कीम के तहत अब भर्तियों की शुरुआत करने में सेना ने आज पहला कदम उठा लिया। सेना की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 24 जून से भर्तियों की शुरुआत हो जाएगी। सेना ने ये भी साफ कर दिया कि जिनका नाम विरोध के नाम पर उपद्रव में आएगा उन्हें सेना में किसी हाल में एंट्री नहीं मिलेगी। जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि ये सब छोड़कर ये इस काम में कंसंट्रेट करे कि किस तरह से अपने आप को फिजिकली और रिटर्न एग्जाम के लिए किस तरह से आपको तैयार करे, एंड फोकस ऑन दिस, ना कि किसी और बहकावे में आकर इंडल्ज इन सर्टेन अदर एक्टिविटीज। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज भी बवाल जारी रहा। सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान कर जगह जगह विरोध हुआ। आम लोगों को सड़कों पर भीषण ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आरएसएस के जानकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जे सिंह साहब जुड़ रहे हैं। जनरल जे सिंह जो कि पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं इंडियन आर्मी के। सिंह साहब, एक शुरुआती कमेंट लेकर ही चर्चा की आगे शुरुआत करेंगे। संघ से सीधे जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एक के बाद एक कह रहे हैं कि संघ के लोगों को ठेके पर एक तरह से लेकर सेना में उन्हें घुसाया जा रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप से ये कम नहीं है। ये सुनकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अंजना, ये बहुत शर्मनाक बात है, बेहद अफसोसजनक बात है कि हमारी फौज को आरएसएस या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ा जाए। पहले भी जो भर्तियां हुई थी वो क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हुई थी? तो कहने का मकसद ये है कि बहुत ही दुख भरा दिन है कि हमारे राजनेता ऐसी बातें करना शुरू कर रहे हैं जिसमें देश के युवकों को गुमराह किया जाए और उनको ना जाने हुए इस पहलू पर उनको गलत रास्ते पर जाने के लिए एनकरेज करें या उनको हौसला दें। मैं कहना चाहता हूं साफ शब्दों में कि फौज को राजनीति
पार्टियों से दूर रहना चाहिए। और हमारे वक्त, जब मैं 47 साल की नौकरी करके जब मैं रिटायर हुआ, आर्मी चीफ बनने से पहले मैंने किसी राजनेता को ना तो मिला और ना किसी से संपर्क रखा। तो ये तो मेरी कहानी है, हमारे सब फौजियों की यही दास्तान है कि हम लोगों ने अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखा। रिटायर होने के बाद जो मर्जी करे कोई, हमारा हक है। हम एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। पर आज जो दिख रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो इनको शय दे रही हैं, इनको एनकरेज कर रही हैं, बहुत ही देश के खिलाफ है। जी जी, गौरव भाटिया जी, अब राजनीतिक बहस की शुरुआत करते हैं। जरा बताइए हमारे दर्शकों को, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, सबका कहना है आखिर ये मकाम कैसे आ गया कि तमाम राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि आप आरएसएस का एजेंडा साधने के लिए अग्निपथ स्कीम लेकर आए हैं। यहां तक कह रहे हैं कुछ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के कि ठेके पर आरएसएस के लोगों को यहां शामिल किया जा रहा है। अंजना जी, देखिए, चर्चा का जो विषय है वो अग्निपथ है और एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है। देश मजबूत होगा, सेना मजबूत होगी, युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और देश की सेवा का अवसर मिलेगा। इस पे हम आएंगे, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई योजना होती है और आप उससे सहमत नहीं होते, तो क्या विपक्ष का काम यह है? सुबोध कांत सहाय, जो कि पूर्व मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे हैं, वो ये कहें कि हिटलर की मौत मरेगा? क्या विपक्ष का काम ये होता है कि एनएसयूआई के छात्र खुद वहां प्रदर्शन करते हैं, उपद्रवी बन जाते हैं? और अंजना जी, मैं तो इतना कहूंगा कि ये सरकार तो युवाओं का हित चाहती है और युवाओं का भविष्य उज्जवल करेगी, लेकिन आप सोचिए कितनी गहरी खाई में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने इन युवाओं का भविष्य डाला है। क्यों? क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सेना के चीफ ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, जो उपद्रवी होंगे वो अग्निवीर नहीं बन सकेंगे, उनको भर्ती नहीं किया जाएगा। तो इनकी राजनीतिक दुकान तो चलती रहेगी, लेकिन उन युवाओं का क्या कसूर जो आपकी बातों में आ गए? आपने तो उनका इस्तेमाल किया और आप आगे बढ़ गए। मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आप मुझे बताइए, क्या अभी तक किसी भी विपक्षी दल ने, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता यहां बैठी हैं, आप मुझे बताइए, कोई सुझाव सकारात्मक दिया है क्या? नहीं दिया है। और इसके बदले में सत्तारूढ़ सरकार ने क्या किया है? 21 से 23 साल उम्र कर दी कोविड को देखते हुए कि ज्यादा से ज्यादा युवा लाभ उठा सके अग्निपथ का। हमने 10% जो है आरक्षण करेंगे, इसमें ये भी कहा है। हमने ये भी कहा है कि इनको मर्चेंट नेवी में जो है प्राथमिकता दी जाएगी, और तमाम ऐसे बदलाव किए ये बताने के लिए कि हम लोग संवाद भी चाहते हैं और सबका विश्वास जीतना भी जानते हैं। लेकिन आप प्रधानमंत्री को गाली दें, और मैं अंत करूंगा बस 10 सेकंड। एक सवाल बड़ा है, ये सारी जो भर्ती होती हैं, ये विचार विमर्श होता है सेना के साथ भी। सेना के लिए कहना कि आरएसएस के साथ इसे मिला दिया जाएगा या आरएसएस की शाखा बना दी जाएगी, क्या अंजना जी सेना का अपमान नहीं है? आप सेना पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर रहे। सुप्रिया जी, जवाब दीजिए और ये भी बताइए, ये स्पष्ट कीजिए, ये जो एक के बाद एक नेता, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर रागिनी नायक सब जो ये कह रहे हैं कि आरएसएस का शाखा बनाने की तैयारी है सेना, कैसे बन जाएगी? मैं सबसे पहले तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कर देना चाहती हूँ, अमर्यादित बात किसी को नहीं करनी चाहिए, और उस पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस और सोशल मीडिया ने स्पष्टीकरण दे दिया है। हमारा वैचारिक मतभेद है, हम वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अमर्यादित बात को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं आशा कर रही थी कि जब हमारी सेना के बारे में, जब हमारे शौर्य और पराक्रम से भरे सैनिकों के बारे में कैलाश विजयवर्गीय जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज रहे बंगाल के, सब कुछ कहते हैं कि हम यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस रख लेंगे। इनके मंत्री किशन रेड्डी कहते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन प्रोफेशंस में, लेकिन सेना का अपना एक ओहदा होता है, अपना एक सम्मान होता है, और ये कह देना कि वहां जाकर तो धोबी और नाई लोग बन जाएंगे, ये सेना का अपमान था। मैं आशा कर रही थी कि जो यहाँ पर आकर शूरवीरता दिखाते हैं वो इन बातों का खंडन करते हैं, इन बातों के लिए देश से और सेना से माफी मांगते, लेकिन ऐसा भाजपा कभी करेगी नहीं और ना उन्होंने कभी किया है। भाजपा की असलियत तो यह है कि पूर्व आर्मी चीफ ने पहले दिन कहा मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है,
वो गए कोर्ट 1 साल अपनी नौकरी बढ़ाने के लिए, 62 और 61 के बीच में उनकी दिक्कत थी उम्र की, फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था, उसके लिए वो गए और वो नसीहत दे रहे कि 23 पर रिटायर हो जाओ। आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी को लेके गए, उन्हीं से बात कर लो कि खैर छोड़िए। मेरा ये मानना है कि अब अगर बहस राजनीतिक हो रही है, अगर आक्षेप राजनीतिक लग रहे हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता है वर्दी में बैठे हुए अधिकारियों को, जब आप फेल हो जाइए तो उनको देश के आगे खड़ा कर देने का। ये काम आपका है कि आप देश को कन्विंस करिए। ये पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया, पहली चीज। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज मैं ये जरूर कहना चाहती हूं, आज दिक्कत क्या है? आज दिक्कत यह है कि देश के युवाओं को विश्वास नहीं है मोदी सरकार पर। और क्यों नहीं है? आपने 3 साल से सेना की भर्ती बिल्कुल बंद कर दी। पहले 75,000 हर साल पे होती थी, आपने उसको घटा के 50,000 किया। करीब करीब 1.5 लाख भर्तियां आपने बंद कर दी कोरोना के नाम पे। कोरोना पे पूरे देश में चुनाव हुआ, हर जगह घूम घूम कर प्रधानमंत्री जी ने भी प्रचार किया, बाकी सब लोगों ने भी किया, लेकिन आर्मी में भर्ती नहीं होगी। आर्मी में भर्ती बंद हुई, उन पदों को खत्म कर दिया गया, उन पदों की बहाली अब नहीं होगी। कल जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन भी सेना के लोगों से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिला दिया। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे, जिनका मेडिकल क्लियर था, जिनका बाकी चीजें क्लियर थी, वो अब क्या करेंगे? क्या उनके साथ विश्वासघात नहीं है? और इसीलिए आज यूथ नाराज है कि इनकी किस बात पर विश्वास किया जाए। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड सुप्रिया जी, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आपने, मैं उत्तर दूंगा, आपने मेरे सवाल का एक जवाब नहीं दिया। एक नहीं, मैंने 5-5 नेताओं की बात सुना दी आपकी पार्टी की तरफ से कि आरएसएस का एजेंडा है। आप बताएं ना कैसे आरएसएस का एजेंडा है। मैं बताती हूँ। ऐसा है अंजना जी कि इसका जो पहला कदम होगा उसमें आप लोगों की 4 साल के लिए भर्ती करिएगा, 25% को अब्सॉर्ब करिएगा, बाकी 75% निकल जाएंगे। ये कौन से लोग हैं? ये जो लैटरल एंट्री ब्यूरोक्रेसी में हो रही है, ये कौन से लोग आ रहे हैं? किस किस से संबंधित है? विवेकानंद फाउंडेशन से, आरएसएस से संबंधित लोग हैं। तो ये एक आशंका है लोगों के मन में कि ये प्राइवेट मिलिशिया है। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये लोग जो निकलेंगे 4 साल बाद, जिनके पास ना कोई नौकरियां होंगी, ये कहां जाएंगे? और मैं 1 मिनट आपकी जानकारी के लिए एक तथ्य यहां पे रखना चाहती हूं, क्योंकि ये तथ्य देश के सामने रखना जरूरी है। आप कह रही हैं आरएसएस का एजेंडा, मैं बताती हूँ इसको क्यों कहा जा रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना बड़े जोर शोर से 2015 में शुरू करी गई थी, आपको भी याद होगा, भाजपा के प्रवक्ता को भी याद होगा। प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें लोगों को ट्रेन करके उनको कहीं कहीं जॉब्स दिली जाती थी। 1,40,00,000 लोग इसमें एनरोल हुए, 75% लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल गया। लेकिन आपको पता है नौकरी कितने लोगों को मिली? 2.5 लाख लोगों को, मात्र 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिली। 1,40,00,000, ये प्लेसमेंट रेट है। तो जब उनको नौकरी नहीं मिल रही तो इनको कहां से आप नौकरी दीजिएगा? और बार बार हर व्यक्ति ये कह रहा है, योजना लाने से पहले आपको हर चीज सोचनी पड़ती है, योजना लाने के बाद घंटों घंटों में संशोधन हो रहा है, इसका मतलब है कि योजना त्रुटिपूर्ण है, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं योजना पर। सुप्रिया जी, ये बातें तो आप रोज कह रही हैं, मेरा बस ये पूछना था कि आरएसएस का एजेंडा कैसे, देश को भी पता चले ना। अगर आप वाकई आर पार की लड़ाई लड़ रही है, तो आप कह रही है विवेकानंदा जो इस तरह के फाउंडेशंस हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सरकार भर्ती कराएगी। 17 से 21 साल की उम्र में ये फाउंडेशन के लोग उन्हें भर्ती करेंगे, मतलब समझना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, तो मैं आपको समझा रही हूँ। अभी जो लैटरल ब्यूरोक्रेसी एंट्री हो रही है, वहां पे कौन से लोग आ रहे हैं? कहाँ के लोग आ रहे हैं? जो पिछले साल 2 साल के आईएएस की भर्तियां हुई हैं, उसमें से ज्यादातर लोग एक ही कोचिंग एजेंसी से आ रहे हैं जो विवेकानंद फाउंडेशन से सपोर्टेड है। तो ये एक वाजिब सवाल है देश के जवाब दीजिए इसका गौरव। 25% की भर्ती करके 75% को आप कहां छोड़िएगा? ये आप अपना एजेंडा क्यों ड्राइव कर रहे हैं? ये जो मिलिशिया बनाने की बात आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये आशंका है देश के मन में, और सिर्फ कांग्रेस नहीं, सारा विपक्ष उठा रहा है। तो सब लोग बेवकूफ है, यही एक समझदार। आप मिलिशिया बना रहे हैं, आप मिलिशिया बना रहे हैं, आप मिलिशिया बना रहे हैं, और संघ से जुड़े हुए जो फाउंडेशन हैं, उन्हीं के लोग की यहाँ पर लैटरल एंट्री कराई जा रही है, कराई जाएगी। जवाब दीजिए इस पर। अंजना जी, देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि तथ्यों का अभाव, तर्क शक्ति का अभाव तो विषयांतर कर देते हैं चर्चा को। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा एक ऐतिहासिक परियोजना आ रही है, और इसमें क्या सुझाव है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि विरोध कर रही है, बताएं। आपने 5-7 मिनट का समय दिया, बता नहीं पाए क्या बेहतर हो सकता है। मैंने दूसरा उदाहरण दिया किस तरह से विरोध के नाम पे हिंसा हुई, एनएसयूआई के लोग उपद्रवी पाए गए। हमने बताया कि प्रधानमंत्री जी का अपमान किया गया गाली देके,
हिटलर से तुलना करी गई, हिटलर की मौत मरेंगे ये कहा गया, कुछ नहीं बोला उस पे। मैंने ये भी बताया किस तरह से सेना का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि आरएसएस की शाखा में बदल दिया जाएगा। सिर्फ एक बात बताइए अंजना जी, और तर्क वाली बात पूछता हूं, क्या हमारी सेना जनरल और जो पदाधिकारी हैं जो नियुक्ति करेंगे या सेलेक्ट करेंगे वो इतने कमजोर हैं कि किसी के दबाव में लोगों को ले लेंगे? यही तो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का विश्वास हमारे सेना में, ना जो हमारे जनरल्स हैं उनमें है, और तभी ये हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। दूसरी बात अंजना जी देखिए, एक नौकरी बताए कांग्रेस पार्टी या जो भी व्यक्ति विरोध कर रहा है, 17 साल की उम्र में किसी 70,000 का पैकेज मिले, आर्मी के रेगुलर कार्डर में 25% लोग जो है जो सेवा पूरी कर चुके हैं वो सेलेक्ट हों, रिस्क अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ट्रैवल और राशन का अलाउंस मिले, सेवा निधि मिले 11 लाख की, और उसके अलावा जो मैंने आरक्षण की बात बताई सीएपीएफ में और बाकी जगह पे वो भी है। एक नौकरी अगर ये बता दें और मेरी चुनौती स्वीकार करें तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। दूसरी बात, विश्वासघात क्या होता है अंजना जी, जब यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, हमारा जवान कह रहा था मैं अपनी जान दे दूंगा, मेरे लिए बुलेट प्रूफ जैकेट लाओ, और सोनिया गांधी जी वीवीआईपी चॉपर ला रही थी, और ये सम्मान की बात करते हैं। आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाना, खून की दलाली कहना, ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन करता? गांधी परिवार के सदस्य। मैं केवल इतना कहूंगा, आपके चैनल पे अभी दूसरे भाग में मैं आपको 10 फायदे बताऊंगा किस तरह से देश का फायदा है, सेना का फायदा है और युवाओं का फायदा है, और ये 3 नुकसान केवल बता दे तब तो तर्कसंगत बहस होगी। सुप्रिया जी, 3 नुकसान, बयान देना और गलत बात करना, इसके बाद मैं मृत्युंजय जी फौरन आ रही हूँ, ये तो चलता रहे। ठीक है, इसके बाद तिवारी जी मैं फौरन आ रही हूँ। सुप्रिया जी, 3 नुकसान। मोहन भागवत जी ने, जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने क्या कहा था, आरएसएस 3 दिन में इंडियन आर्मी जैसा एक फोर्स खड़ा कर सकती है। ये आपकी सोच है इंडियन आर्मी को लेकर। जो लोग सियाचिन से लेकर हर बॉर्डर पर बैठे हैं, शौर्य और पराक्रम दिखाते हैं, उनका कंपैरिजन आप करके कहते हैं 3 दिन में हम ऐसे लोग खड़ा कर सकते हैं। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। अगर बीच में बहस होने लगी तो मैं आपके हर सवाल पे, मैं अंजना जी से बात कर रहा हूं, आप भी बीच में मत बोलिए। ठीक है, उनको पूरी करने दीजिए, बनाए रखा करिए। ठीक है, वापस। अगर ये बीच में बोलेंगे अब अंजना जी तो मैं इनके हर जवाब के बीच में बोलूंगी, अच्छा रहेगा ये बीच में ना बोले। मैं पुनः रिपीट करूंगी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट तौर से कहा था हम 3 दिन में चाहें तो आर्मी बना सकते हैं। ये रिस्पेक्ट इनकी इंडियन आर्मी को लेके है। गृह मंत्री बनने से पहले अमित शाह जी कहते थे चीन वाले आते पिकनिक करके चले जाते। ये रिस्पेक्ट इनकी आर्मी को लेकर थी, हमारी शौर्य और पराक्रम से भरी बलिदान करने वाली इंडियन आर्मी को लेकर। तो हमें मत सिखाइए, जिस तिरंगे को आप फहराते नहीं थे ना 52 साल, उससे ज्यादा लोग लिपट कर आए आर्मी में अपना शहीद होकर। आप मुझे यहाँ पे ज्ञान मत दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, 3 दिक्कतें बतानी, मैं आपको 30 रुकिए गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज, लगातार बोलूंगी, 3 बताइए गौरव जी प्लीज, बताइए, मैं उत्तर दूंगा यहीं पे। तो मैं लगातार बोलूंगी इनके 3 नुकसान, और ये चुप नहीं रह पाएंगे जी। अच्छा 3 नुकसान, विषय आज जो है 3 दिक्कत बताइए। 3 नुकसान। मैं वही कह रही हूँ, फ्रिंज एलिमेंट को फ्रिंज एलिमेंट की तरह बिहेव मत करिए, फ्रिंज एलिमेंट है, चुप रहिए। 3 नुकसान मैं गिनाती हूँ। सबसे पहला नुकसान, 17 से 23 साल की उम्र के बाद जब 23 साल में कोई रिटायर हो आपके तो बल्ब में करंट ही नहीं है। अरे प्लीज गौरव जी, क्या ऐसी बातें करते हैं सर, क्यों ऐसे शब्द बोलते हैं, क्या जरूरत है ये सब बोलने की? प्लीज एलिमेंट बोल रही है तो ठीक है, आप दोनों मत बोलिए, आप दोनों मत बोलिए, बीच में मत बोलिए ना सर, जब वो बोल रही है तो बीच में मत बोलिए प्लीज। वो आपको नहीं सुनाई दिया होगा, चलिए वो फ्रिंज एलिमेंट बोला, वो आपको नहीं सुनाई दिया अंजना जी, हो सकता है कनेक्शन कट गया। पार्टी ने आपको बुलाया है, मैं थोड़ी बुला रही हूँ, आपकी पार्टी ने आपको बुलाया, मैं थोड़ी बुला रही हूँ। सुप्रिया जी 3 नुकसान, 3 दिक्कत बताइए। चलिए इनसे बोलिए ये बीच में चुप रहे अंजना जी, नहीं तो मैं ठीक है। 3 नुकसान सुप्रिया जी। जब ये बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल चुप थी। मैं आपको बता रही हूँ 3 नुकसान, और 3 नुकसान नहीं, मैं 30 नुकसान गिना सकती हूँ, मैं अभी आपको 3 ही बताए दे रही हूँ। पहला नुकसान, 17 से 23 साल के बीच में जब ये 23 साल पे लोगों को रिटायर कर देंगे और उनके पास कहीं जाने को नहीं रहेगा, ये ट्रेंड लोग रहेंगे,
उनका क्या होगा? पहली सवाल का आज तक जवाब नहीं आया। आफ्टर थॉट पे कहीं पे 10%, कहीं पे 8% आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 42 महीने वो सर्व करेंगे। एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर तमाम सेना अध्यक्षों ने सवाल उठाया है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर बैठकर 11 लाख का झुंझुना बजा रहे, क्या होता है आज की तारीख पे 11 लाख रुपए? पहली बात, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पूछना चाहती हूं, ये नुकसान नहीं तो और क्या है? और आज आप यहां पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, जब आप बाकी जगहों पर रिजर्वेशन करिएगा और जो लोग इसके लिए ऑप्ट नहीं करेंगे वो कहां जाएंगे? मुद्दा क्या था? नौकरी बनाने का। ये म्यूजिकल चेयर नौकरियों के साथ खेलना बंद करिए, इधर से जगल करके उधर पे डाल देना। आपको बनानी थी 18 करोड़ नौकरियां, बना पाए आप 0, अब 10 लाख 1.5 साल में बनाएंगे। ये कहते थे काला धन वापस। इनकी बातें सुन लीजिए आप, और ये बात अंत करके अपनी बात अंत करती हूँ। इनकी बातें सुना करिए आप। हम 15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे। क्या हुआ? 50% स्विस बैंक में लोगों का पैसा भारतीयों का बढ़ गया। इनकी नाक के नीचे। अब जवाब सुनिए। हुआ ऐसा क्योंकि सुप्रिया जी, अब जवाब जमा खर्च और झुंझुने। सुप्रिया जी, अब जवाब ये जुमलों की जवाब सुनिए। जुमले पर जुमला फेंकती है। गौरव जी जवाब सुनिए, इसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। तिवारी लगातार बोलूं क्या? नहीं सुप्रिया जी, प्लीज आपकी बात पूरी हो गई, आपकी पूरी बात नहीं बोलना आपको होना चाहिए ना अंजना जी। देखिए अंजना जी, ठीक है, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट कर लिया, वो बिल्कुल चुप हो गए। प्लीज टाइम वेस्ट हो रहा है मैम, प्लीज। गौरव जी, नहीं मैं तो बात कर रही हूँ, 2 लोगों का डिबेट है, जस का तस होना चाहिए। अब मैं लगातार बोलने लगूं तो बदतमीजी यहाँ पे आके नहीं करिए ना, अपने तर्कों से ठीक है, समझा सकते हैं। ठीक है, एक भाजपा को ही ये नीति समझ ठीक है, पूरे देश को ये नीति समझ में नहीं आई। ठीक है, अब आप लगातार बोल रही हैं सुप्रिया जी। पर बैठ के अभद्रता करेंगे। सुप्रिया जी प्लीज। गौरव जी, ठीक। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि एक सवाल पूछा गया, उस सवाल का उत्तर अगर नहीं मिलेगा, और दर्शक जानना चाहते कि कमियां क्या है, और ये बता नहीं रही थी। जब जबरदस्ती हुई, बार बार पूछा गया, तब तो इन्होंने बताया। अब मैं इसका भी उत्तर दे दूं, फिर कुछ तथ्य मैं भी रख दूंगा। सुन लिया अंजना जी, अब तो देखिए आप सुन पा रही। प्लीज सुप्रिया जी। ठीक है। देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा कि 23 साल के बाद क्या होगा, अगर मैंने सही सुना तो सबसे पहले तो ये बताइए, जो 25% हमारे युवा रेगुलर कार्डर में आएंगे, क्या वो एक सकारात्मक कदम नहीं है? दूसरी बात, जो 75% हैं, जरूरी नहीं है सबको ही कंटिन्यू करना चाहें, हो सकता है उनकी और एम्बिशन भी हो। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, शॉर्ट सर्विस कमीशन, IAS IPS के भी एग्जाम में वो बैठ सकते हैं। तीसरी बात, 10% का आरक्षण दिया जाएगा, ये भी CAPF में ये क्लियर हो गया है। और कितनी वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं? 10 लाख से ज्यादा, जो कि आपका चैनल भी दिखा चुका है, बाकी भी दिखा चुके हैं। दूसरी बात इन्होंने कही, ट्रेनिंग कम होगी, और इस ट्रेनिंग की वजह से जो हमारी सेना की गुणवत्ता प्लीज शांत करा लीजिए। अब देखिए, अब अंजना जी देखिए, अब आप तर्क, इन्होंने 3 पॉइंट उठाए, मैं तीनों का उत्तर यहीं पे दूंगा, बीच में ना बोलो। दूसरी बात, इन्होंने ट्रेनिंग की करी, बोल रहे थे, ऐसा तो मेरा ये मानना है कि ऐसा ही लगता है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घबरा गई आज मैडम घबराई हुई है, थोड़ा बता नहीं पा रही। अरे यू कांट पे मी, यू आर बैंकरप्ट मॉरली ऑल्सो, एथिकली एंड आइडियोलॉजिकली। प्लीज आप दोनों से मैं कह रही हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आवाज नीची कर दीजिए, शांत हो जाए प्लीज आवाज नीची कीजिए। मैं आप दोनों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूं, शुरुआत से कर रही हूं, प्लीज ये निजी भाषा की मर्यादा, आप एक दूसरे पर जब निजी आरोप लगाते हैं भूल जाते हैं, ऐसा मत कीजिए। देश भर में जनता देख रही है, अगर वाकई आपको उन युवाओं की फिक्र है, वो भी आपको सुन रहे होंगे, क्या सोचेंगे आपके बारे में। प्लीज पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए एक दूसरे पर, प्लीज एक दूसरे में टोका टोकी मत कीजिए। गौरव जी, आप 5 फायदे बता रहे थे, 2-3 आपने गिना दिए हैं, 2 और बताइए, फिर मुझे बहस आगे ले जानी है। अंजना जी, बीच में अगर टोका ना जाए, उनकी दूसरी बात थी ट्रेनिंग की। तो आपको मालूम है, पूरे विश्व में जो मॉडल है अंजना जी, उसका अध्ययन करने के बाद जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के विशेषज्ञ हैं, तब ये अग्निपथ योजना आई है। और मैं आपको बताता हूं, यूएस में 8 से 10 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है, फ्रांस में 12 हफ्ता की, यूके में 14 सप्ताह की, और यहां पे क्या है 6 महीने की। तो इनका दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया। तीसरा, इन्होंने कहा 11 लाख का झुंझुना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो युवा देश की सेवा करेगा ना, एक दिन की सेवा उसका जीवन का अर्थ है,
और पूरे जीवन की चाटुकारिता एक परिवार की करने से ये बेहतर है। आप तो 72,000 बकवास करेंगे तो फिर मैं बीच में बोलूंगी, रहे थे, आज 11 लाख आपको कम लग रहा है। करेंगे तथ्यों पर बहस करेंगे, बीच में आप अपनी बारी में बोलिएगा, कुछ नहीं रहता है। आप बीच में अपनी बारी में बोलिएगा। अभी तो सिर्फ आप मर्यादित फ्रिंज एलिमेंट बोल रही थी, अभी तो आप फ्रिंज एलिमेंट कह रही थी। अब जब मैंने कहा चाटुकारिता, आप चाटुकारिता करती है क्या? ये पर्सनल कमेंट कर रही थी। मैंने कहा जो चाटुकारिता करता है परिवार की, आरजेडी क्या आप चाटुकारिता करती है? कैसे आरएसएस का एजेंडा किसी का नाम लिया नहीं, अग्निपथ स्कीम आरएसएस का एजेंडा कैसे है? आप चाटुकारिता करती है, मान लिया। मृत्युंजय जी आवाज बंद कीजिए। शांत होंगे तब ना बताएंगे जी। बताइए कैसे आरएसएस का एजेंडा सर? देखिए अंजना जी, ये देश है जय जवान जय किसान का, और आज यही दोनों परेशान हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किसान भी सड़कों पर, आपने देखा कितने किसानों की जानें गई, और नौजवान भी सड़कों पर। इसी से हालात के अंदाजा लगाए जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष हमारे श्री तेजस्वी यादव जी ने कल 20 सवाल किए सरकार से, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कैसे आरएसएस का ये हिडन एजेंडा है? तेजस्वी यादव जी ने कहा कि आखिर आप उन नौजवानों को, जिस समय उनको शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने की उम्र होती है, और इस सेना में अंजना जी कोई नेताओं के, कोई पूंजीपतियों उद्योगपतियों के, गौरव भाटिया जी के परिवार से लोग नहीं जाते हैं। गरीबों के, किसानों के, आम लोगों के, झोपड़ियों में रहने वालों के बेटे जाते हैं। अब आप सोचिए, सरहद पर जो मर मिटने के लिए जाएगा, गौरव भाटिया जी कम से कम भगवाकरण सेना का मत कीजिए। देखिए, जो मर मिटने के लिए सरहद पर जाएगा, वो युद्ध लड़ने के लिए योद्धा तैयार होगा। 4 वर्षों के बाद वो आकर क्या करेगा, ये कैलाश विजयवर्गीय जी ने बता दिया है। आरएसएस का इसलिए है कि जो लोग शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग लेंगे वहां, इसके बाद जब वो आएंगे और वो बेरोजगारी की मार से परेशान होंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। एक तो बेचारे से इसके बाद उसी समय शादी ब्याह का भी उम्र होता है, वो भी बेचारे के साथ कौन करेगा जब बेरोजगार हो जाएगा, जब ना शिक्षा दीक्षा ठीक से मिल पाएगी। और ये 12 लाख का रह देंगे, अभी इतनी बड़ी 5-5 बता रहे थे, इससे क्या अच्छाइयां हैं गौरव भाटिया जी? गौरव भाटिया जी, सेना के जवानों का दर्द आपको नहीं पता है, इसलिए आप यहाँ टीवी में बैठ करके वो सिर्फ अग्निवीरों की अच्छाई बता रहे थे, लेकिन वो किस तरह जेजे सिंह साहब को सुना, जनरल जेजे सिंह को सुना आपने जनरल जेजे सिंह को सुना? मैंने सुना अंजना जी, उनकी बात आपको समझ में आई? मैंने सुना अंजना जी, सर्वोच्च पद पर थे वो, सेना में सर्वोच्च पद पर हैं, बैठे हमारे साथ। हम पूरा सम्मान करते हैं, हम वो आहत है आपकी बातों से। सिर्फ सैनिकों की ही संविदा पर बहाली होगी, अफसरों की भी बहाली संविदा पर कर दीजिए। बाकी 5 वर्षों के लिए विधायक और एमपी होंगे, उनको भी कर दीजिए। 6 महीना के लिए ये वो होंगे। भाई अजीब बात है, ये देश पर सरहद पर मर मिटने वाले नौजवानों के लिए आप 4 वर्षों के लिए इतना अच्छाई बता रहे हैं, सुना रहे हैं। अगर इतनी अच्छाई है तो फिर इसके लिए पहले ही योजना लाते, सबको जनरल सिंह, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? बना लेते नौजवान। जनरल जेजे सिंह, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे सर? जी हाँ, बिल्कुल। मैं कुछ टिप्पणी करूंगा, 2-4 बातें जो आई हैं। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ये नौजवान वीर हमारे देश की सरहदों पे रहेंगे, और 4 साल के बाद जो नहीं परमानेंट होते, वो भी सारे अपने छाती पर गर्व से एक अग्निवीर का बैज लगाएंगे। आप राजनेताओं से मैं अभी कहना चाहता हूं, क्या आप उनकी इज्जत मान करोगे? अगर करोगे तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। आपको ये पहला फर्ज है। पूरा देश का इसमें सवाल पैदा होता है कि पूरा देश किस तरह से हमारे अग्निवीरों की को सम्मान देगा और उनको रिहैबिलिटेट करने में मदद करेगा। अब उद्योगपतियों से कह रहा हूं, महिंद्रा ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि हम अग्निवीरों को फर्स्ट चॉइस देंगे, और टाटा भी करेगा, अडानी भी करेगा, अंबानी भी करेगा, और भी बाकी जितने देश प्रेमी हैं वो
अग्निवीरों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके साथ साथ ऑलरेडी होम मिनिस्टर ने पहली बार आश्वासन दिया है 10% सीट उनके लिए रिजर्व होंगी, आरक्षण होगा। और नॉट ओनली इन पैरामिलिट्री और सिविल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बट ऑल्सो इन अदर PSUs और समझ लीजिए नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इसमें कितने जॉब्स हैं ये सब देंगे। इसके अलावा मेरे पास 2 पॉइंट और हैं। एक तो 11 लाख की बात की गई। आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरा बहुत तजुर्बा है फौज में, ये नौजवान वीर बोलेंगे हमको फॉरवर्ड एरिया में जाना है। क्यों? वहां पे हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस मिलेगा, वहां पे सेपरेशन अलाउंस मिलेगा, वहां पे फील्ड एरिया अलाउंस मिलेगा, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस मिलेगा। तो उनकी तनख्वाह बन जाएगी 50-60 हजार। तो उसमें से वो अपना खुद का खर्चा 5-10 हजार कर सकते हैं। पूरा कर लीजिए। तो मैं 10 सेकंड, हाँ जी, मुझे खत्म करने दीजिए। तो मेरे हिसाब से हर महीने 25-30 हजार रुपए वो बचा सकता है और 4 साल के बाद उसके पास 12 लाख और भी होंगे अपने निजी। हम लोगों ने पूरी सर्विस की है, 24 लाख हमने तो आखिरी 10 सालों में देखे हैं। पहले तो हमने हजारों की बात करते थे। तो ये तो 4 साल के बाद जिसको 20 लाख 25 लाख मिल जाता है वो अपना छोटा सा एंटरप्रेन्योर बन जा सकता है। और बाहर वाले देशों में वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट लगा देते हैं अपने अपने गांव में। आप बाहर जाते हैं, सब देखा होगा कि छोटे से छोटे विलेज में भी अच्छा सा रेस्टोरेंट होता है। तो ये ट्रेंड यूथ जिनको हमने सिखलाई दी है, जिनको हमने वैल्यूज समझाई हैं, मतलब वो ये काम कर सकते हैं। और उनको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं चाहिए, कईयों को नहीं चाहिए। और कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट हर नौजवान को नौकरी नहीं दे सकती है। तो इतना बोलने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूं कि ट्रेनिंग के बारे में बोला गया। ट्रेनिंग जो है, जैसे हमारे फौज के सीनियर ऑफिसर्स ने 2-2.5 साल इसकी परीक्षा की है, इसका एग्जामिनेशन किया है कि क्या हमारे लिए फॉर्मूला अच्छा रहेगा और हमारे देश के लिए जो फॉर्मूला अच्छा रहेगा वो उन्होंने अपनाया है। ये गवर्नमेंट ने एक टोपी से एक चीज निकाल के नहीं आज हमारे सामने पेश कर दी। इसके ऊपर बहुत सोच समझ हुआ है और मैं ये मानता हूं अभी भी कुछ खामियां हैं, वो भी दूर की जाएंगी क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा आप सुझाव दो, हम उसको देखेंगे। नौजवानों को पूछा है, तो इसलिए सुप्रिया जी सर आपकी बात पर एक सवाल इसको रद्द नहीं कर सकते। आ रही हूँ सुप्रिया जी चूंकि आपने, ठीक है आ रही हूँ, एक सेकंड। सुप्रिया जी ने जो उन्होंने सीधा पैसे वाले जो आपने मुद्दा उठाया था उन सब पर जवाब दिया है सुप्रिया जी? पूरे सर्व सम्मान के साथ, क्योंकि यूनिफॉर्म में रह चुके हैं, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगी इनसे, लेकिन थोड़ा सा भाजपा के लिए समर्थक रहते हैं, मैं इनसे आर्ग्यू नहीं करूंगी। लेकिन अगर लगता है कि 11 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है किसी को अपना जीवन यापन करने के लिए 23 साल की उम्र में, तो मुझे उसमें ज्यादा बहस नहीं करनी है। मैं 2-4 चीजें लेके थोड़ी बड़े स्तर पे इस पे बात करना चाहती हूँ। अगर आपको लग रहा था कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग एक आप लाने वाले हैं स्कीम, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में आपने इसको डिस्कस क्यों नहीं किया? आपने इस पर वाइडर कंसल्टेशंस क्यों नहीं किए? यही आपने किसान आंदोलन में किया था। आपने रातों रात ऑर्डिनेंस के थ्रू एक लॉ ला दिया था, अंततोगत्वा आपको वापस लेना पड़ा क्योंकि आपने उस पर वाइडर कंसल्टेशन नहीं किया था। वही काम आपने यहां पर किया है। कौन सा वाइडर कंसल्टेशन था? आप कहते हैं सेना अध्यक्षों से, अरे किसी चीज में स्टेक होल्डर से भी तो कंसल्टेशन करिएगा ना। कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, स्टैंडिंग कमेटी पे नहीं गया, सेलेक्ट कमेटी पे नहीं गया, एक तुगलकी फरमान जारी हुआ। एक चीज मैं बार बार पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर ट्रेनिंग को लेके जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि कहीं पर 13 दिन की होती है, कहीं पर 13 हफ्ते की होती है। अगर 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है तो आर्म्ड फोर्सेस में ट्रेनिंग इतनी क्यों कराई जा रही है? आपको लगता है कि आर्मी वक्त और पैसा बर्बाद कर रही है लोगों की ट्रेनिंग कराकर, या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की आर्मी जो वर्ल्ड की 5 बड़ी आर्मीज में से एक है, वो ट्रेनिंग पर अच्छा पैसा, अच्छा टाइम मुहैया करती है? और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, आर्मी में किसी भी कैंटोनमेंट में चले जाइए, हर जगह लिखा होता है, जिनको नहीं पता होगा, नाम, नमक और निशान। अपनी यूनिट, अपनी इज्जत के लिए अपनी जान गांव पे लगा देने वाले लोग आर्मी में जाते हैं। नाम, नमक और निशान की क्या इसमें हैसियत है? आप हमेशा पेंशन के पैसे का हवाला देते हैं। अरे अगर पैसा कट करना था तो 8
लाख करोड़ रुपए न माफ किए होते नहीं, विरोध करने में सुप्रिया जी कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से आपको मैं सुनाती हूँ, ये प्रधानमंत्री के जीवन को लेकर लगातार क्यों हमला हो रहा है, सुनाइए एक बार सुनिए। नहीं सुप्रिया जी, ये पिछली बार भी जब शेख हुसैन ने कहा था, नहीं सुप्रिया जी सुनाते हैं दर्शकों को, पहले शेख हुसैन ने बोला था, अब सुबोध कांत साहब कोई छोटे नेता थोड़ी हैं सुप्रिया जी, सुबोध कांत साहब तो छोटे नेता थोड़ी है। प्रधानमंत्री की जिंदगी पर सवाल क्यों बार बार बोल रहा है, एक बार सुना दीजिए दर्शकों को, जरा सुनाइए। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत याद रख लो मोदी। हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो, जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। क्या बोलेंगे, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। और सवाल यही पूछा जा रहा है हर तरफ से सुप्रिया जी की बार बार आपके नेता, ये सीरियल ऑफेंस चल रहा है, ये सीरियल ऑफेंस चल रहा है, उसकी इजाजत नहीं हो सकती है। इस पर कांग्रेस पार्टी को ही गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।